प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर से मैथ क्लास में 5.2 को देखेंगे। लेकिन इससे पूर्व एक बार फिर से मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, और ईश्वर से कामना करता हूं कि ये सुरक्षा कवच आपका हमेशा बना रहे, ताकि आप और आपका परिवार हम सबों के साथ इस संसार की जीवन जो लीला है उसको जी सके। तो आज हम लोग 5.2 की ओर बढ़ेंगे। 5.2 में मैंने पिछले क्लास में 29 नंबर सवाल तक बताया था। आज 30 से लेकर के मैं आगे बढ़ूँगा। तो प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 क्या कहता है कि किसी एपी के चौथे पद एवं 8वें पदों का योग 24 है। चौथा एवं 8वां पद। तो प्रश्न से चौथा यानी A4 प्लस 8वां यानी A8, चौथा एवं 8वें पदों का योग 24 है। तो ये इसका योग कितना है? 24। आप यहाँ पर T4 या T8 भी लिख सकते हैं, यानी अगर हम लोग चाहें A4 की जगह T4 T8 भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है नंबर ऑफ टर्म का, इसको मतलब होता है। और उसके बाद है छठवें और 10वें पदों का योग 44। छठे A6 प्लस A10, छठे एवं 10वें पदों का योग 44। तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है, A1, A2, A3। अब कितना सरल है ये हम लोग देख सकते हैं। A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D, A8 को A प्लस 7D इक्वल टू 24। तो A प्लस 3D ब्रैकेट को हटा रहे हैं, और 7D चूँकि प्लस है तो ब्रैकेट हटना कोई बड़ी बात नहीं है। A और A कितना हो गया? 2A। D और 3D और 7D 10D इक्वल टू 24। 2 कॉमन ले सकते हैं। A प्लस 5D इक्वल टू 24। ये 2 से ये कट जाएगा 12। तो A प्लस 5D इक्वल टू 12, समीकरण 1। अब इधर बात करते हैं। A प्लस 6 को लिख सकते हैं 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू कितना हो गया? 44। तो हम लोग चाहें तो A प्लस 5D का वैल्यू यहाँ पुट करके भी आगे काम कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। A और A कितना हो गया? 2A, और 5D और 9D 14D इक्वल टू 44। 2 इसमें भी कॉमन, A प्लस 7D इक्वल टू 44। तो ये जाएगा 22। तो A प्लस 7D इक्वल टू 22, समीकरण 2। तो इस तरह से हम लोग के पास समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे 2 चर वाला विधि से। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। 1 क्या कह रहा है? A प्लस 5D इक्वल टू 12, समीकरण 1। A प्लस 7D इक्वल टू 22, समीकरण 2। ये समीकरण 1 माइनस 2 माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। 7D से 5D घट गया, माइनस 2D माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल 5। तो D बराबर कितना हो गया? 5।
डी का वैल्यू 5 आ गया। अब हम लोग को देखना है समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर क्या दिख रहा है डी का मान। तो समीकरण 1 है a + 5d = 12। तो a 5d का वैल्यू कितना हो गया 5, 12। तो a 25 = 12। तो इधर ही चलते हैं, a बराबर हो गया 12 - 25 यानी -13। तो हम लोगों को निकालना है 3 पद का ना। तो a तो निकल ही गया, तो लिखेंगे a1 बराबर -13 अतः। तो a2 बराबर a + d यानी -13 + d कितना है 5, तो -8। a3 बराबर a + 2d यानी -13 2 × 5, तो -13 + 10 -3 अतः -13 -8 -3। यही हमारा उत्तर हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना आसान सब सवाल है। अब हम लोग के बीच आएगा 31 नंबर सवाल। इकतीस नंबर सवाल क्या कह रहा है, इसको भी देखें कि एक आदमी की नियुक्ति 740 1500 के वेतनमान में हुए। बताइए कितने वर्षों में वो अपने अधिकतम वेतन पर पहुंचेगा। तो प्रश्न से एक आदमी का वेतन, एक आदमी का वेतन क्या है। तो एक आदमी का वेतन हो गया जो दिया हुआ है 740 1500। अब बताइए कितने वर्ष में वो अपने अधिकतम वेतन पहुंचेगा, अधिकतम वेतन पर पहुंचेगा। सबसे पहले तो इसको समझेंगे कि इसका अर्थ क्या आता है। इसका अर्थ वही जो लिखा हुआ है वेतन कि 700 से शुरू हुआ, प्रति साल 40 रुपये का वृद्धि हुआ और अधिकतम 1500 तक पहुंचा। यही इसका मतलब हुआ। 700 से शुरू हुआ, 40 रुपया प्रति माह बढ़ा, प्रति साल बढ़ा और 1500 रुपया अधिकतम तक पहुंचा। और यही पूछ रहा है कि यहाँ पहुँचने में कितना समय लगा, यानी अधिकतम वेतन पहुँचने में कितना समय लगा। तो इसका अर्थ हो गया कि एपी में अगर हम लोग देखें तो 700, 740, 780 ... 1500। तो ए बराबर कितना हो गया 700, डी बराबर कितना हो गया 40, ए एन बराबर कितना हो गया 1500। एन निकालना है, ये अब मेरे ख्याल से अब तो हो ही गया। फिर भी तो चूँकि n बराबर क्या फार्मूला हम लोगों ने डेवलप किया, an - a/d+1। तो an कितना हो गया 1500 माइनस a कितना हो गया 700/40 + 1 कितना हो जाएगा 800/40 + 1। 0 0 कट गया 20 21 यानी 21 वर्ष। अतः 21 वर्ष में वह अधिकतम वेतन को प्राप्त करेगा, अधिकतम वेतन प्राप्त करेगा। तो इस तरह से 20 + 1 यानी 20 के बाद। हाँ ठीक है।
बताइए कितने वर्षों में वह अपने अधिकतम वेतन को प्राप्त करेगा। तो ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब समझ गए होंगे ये सभी। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 32। 32 क्या कह रहा है? बत्तीस कह रहा है कि बैंक में जमा की गई राशि 4 वर्षों में 600, 12 वर्षों में 800, तो जमा की गई राशि तथा प्रत्येक वर्ष जोड़ा गया ब्याज ज्ञात करें। तो 4 वर्ष में प्रश्न से बैंक में जमा राशि 4 वर्ष में कितना हो रहा है? 400, और 12 वर्ष में 800 हो जाता है। यानी हम लोग इसको अगर एपी फॉर्म में लेके आते हैं तो एपी फॉर्म में लेके आते हैं तो A4 इक्वल टू 400, यानी A प्लस 3D इक्वल टू 400, A12 इक्वल टू 800, A प्लस 11D इक्वल टू 800। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। फिर से वही कि समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 है A प्लस 3D बराबर 400, A प्लस 11D इक्वल टू 800। समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों को माइनस कर देते हैं, माइनस ये कैंसिल, तो इधर हो गया 8 3 11, 8D माइनस में, इधर हो गया माइनस 400, कट गया 8 पंचे 40, तो D निकल गया कितना? 50, D बराबर 50। अब समीकरण 1 में D का मान रखने पर समीकरण 1 A प्लस 3D इक्वल टू 400, तो A तो नहीं मालूम, 3 गुने 50 बराबर कितने हो गए? 400, तो A बराबर 400, अब 50 दिया 150 माइनस हो गया यानी 250, तो यही A हुआ। अतः अब यही क्या कहलाएगा? अतः क्या मांग रहा है? उसने जमा की गई राशि तथा प्रत्येक वर्ष पर जोड़ा गया ब्याज ज्ञात करें। तो जमा की गई राशि, तो जमा किया गया राशि हो गया 250, अब ब्याज हो गया 50। अतः जमा की गई राशि कितना हो गया? जमा की गई राशि बराबर 250 और ब्याज बराबर 50 रुपया प्रति वर्ष। तो यही हो गया 32 नंबर सवाल। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि 32 के बाद हम लोग आते हैं 33 नंबर सवाल पे। तैंतीस नंबर सवाल में क्या कह रहा है? ये इस चैप्टर का आखिरी सवाल है कि एक आदमी अपने ऋण की अदायगी प्रथम किस्त 100 रुपया देता है, यानी कर्जा जो देता है तो वह जो है पहला जो किस्त देता है कि A बराबर 100 रुपया, और यदि वह मासिक 5 रुपये की वृद्धि कर देता है, वृद्धि क्या हो रहा है? तो यानी D बराबर मासिक
5 रुपये। वृद्धि है क्या? मासिक। अब हम लोग को निकालना है 30वां किस्त, यानी A30 इक्वल टू व्हाट। तो चूंकि A30 बराबर क्या होगा? A प्लस 29D, तो 100 प्लस 29 गुने 5, 100, 9 पचे 45, 5 दूनी 10, 9 पचे 45, 5 दूनी 10, 14, तो 245, यही आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 5.2 पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब जो कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बच्चों ने जो सवाल रखा है, मैं उन्हें देख लेता हूं। तो कुछ बच्चों ने प्रॉब्लम रखा है, उन सबों को मैं पहले तो लिख लेता हूं कि प्रॉब्लम उनका क्या क्या है, अब फिर मैं बारी बारी से उन्हें बताऊंगा। तो प्रॉब्लम उनका है राहुल और अभिषेक ने मिलकर के प्रश्न पूछा है 5.2 का ही 8 का 2 नंबर, 7 का 4 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर और 17 का 3 और 4 नंबर। ये सारे प्रॉब्लम बच्चों ने पूछा है और मैंने बताया था, आप बच्चों से मैंने वादा किया था कि इसको मैं बताऊंगा। तो एक एक सवाल हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 5.2 का 8 का 2 नंबर। 8 का 2 में ये कह रहा है कि AP में AP 7, 10, 13 ... 184 13 है, 184। तो अंत से 8वां पद ज्ञात करें। तो ये मैंने बताया था कि AP को हम लोग इस तरह से लिखें, है ना। कितना का डिफरेंस है? 3 का। 7 3 10, तो 3 माइनस करते जाए 181 ... 7। अब क्या हुआ? A बराबर कितना हो गया? 184। D बराबर कितना हुआ? तो -3। और AN बराबर कितने हो गए? 7। एक्चुअली हम लोग को AN से कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि अंतिम से 8वां पद कह रहा है। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे? A8। उल्टा AP को उल्टा, जैसे ही बोले कि अंतिम से, तो AP को उल्टे क्रम में लिखना है। जैसे यहाँ 7 10 13 से शुरू हुआ था, तो अंत 184 से शुरू किया, और चूंकि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 3, तो प्लस में 3 है, तो इधर से क्या होगा? माइनस में 3 होते चला जाएगा। तो A8, तो A8 बराबर क्या होगा? A प्लस 7D, तो A8 A कितना हो गया? 184। 7 गुना -3, 184, 7 या 21, 3 6 163। 8 का हम लोगों ने 2 नंबर देखा। तो इस तरह से राहुल और अभिषेक, ये बड़ा सरल है। अंतिम से जैसे ही बोले AP को क्या करना है? उल्टे क्रम में लिख देना है। अब है 7 का 4। 7 का 4, ये 7 का 4 नंबर, ये मैंने बताया, ये बता रहा हूँ। 7 का 4 AP 5/6, 1, फिर 1.1/6 और फिर 1.1/3। अब कह रहा है ना कि कौन सा पद 3 है?
का कौन पद 3 है, तो यानी कौन सा पद 3 है, यही ना निकालना हम लोग को। तो ए एन बराबर क्या होगा 3। अब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो गया 3। अब वैल्यू पुट करें, ए कितना हो गया 5/6, एन नहीं मालूम, डी दोनों के बीच का डिफरेंस, तो डी बराबर 1 माइनस 5/6, तो 6 माइनस 5 यानी 1/6, 1/6 इक्वल टू कितना हो गया 3। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लें। हाँ, जोड़ है उधर जाएगा, घटा हो जाएगा, तो n माइनस 1/6 बराबर 3 माइनस 5/6, ये 5/6 उस पर चला गया, तो 6 18, 18 माइनस 5, n माइनस 1/6 बराबर हो गया 13/6, ये 6 कट गया, तो n माइनस, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, n माइनस 1 इक्वल टू 13, n बराबर 13 प्लस 1 यानी 14। तो यही था 7 का 4 नंबर। अब अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सात का 4, आप 15 16 ना, पहले 15 देख लेते हैं। 15 नंबर क्या है कि एपी का 8वां पद 37, 12वां पद 57, तो एपी ज्ञात करिए। ये क्या प्रॉब्लम है भाई, एपी का 8वां पद हो गया 37, तो ए प्लस 7d रखो ना 37, इक्वेशन फर्स्ट। फिर उसके बाद क्या है, एपी का 12वां पद हो गया 57, 12, तो ए प्लस 11d इक्वल टू 57, समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 से। तो ए प्लस 7d बराबर 37, ए प्लस 11d बराबर 57, 1 2, समीकरण 1 माइनस 2 माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, -4 बराबर 0 और 20, ये कट गया, 5 चौके 20, तो डी बराबर कितना हो गया 5। ए का वैल्यू निकाल लेंगे और हम लोगों को अगला 3 पद लिखना है, नहीं सिर्फ एपी ज्ञात करना है। तो बना लिया जाएगा मेरे ख्याल से। फिर भी समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो a प्लस 7d इक्वल टू 37, ए की जगह नहीं मालूम, 7 गुना 5 बराबर 37, ए बराबर 37 माइनस 35, 7 5 35, तो 2 हो गया। अतः ए पी बराबर क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, तो ए कितना हो गया 2, 2 प्लस 5 कॉमा 2 2 5, तो 2 7, 5 दूनी 10, 2 12 डॉट डॉट डॉट, तो इस तरह से एपी आ गया। तो ये था 15 नंबर सवाल। 16 नंबर देखते हैं। सोलह नंबर का है, सोलह नंबर में है क्या कि 10वां एपी का 10वां पद ज्ञात करें, यानी A10 इक्वल टू व्हाट, जिसका 7वां पद और 12वां पद क्रमशः ये है। 7वां A7 इक्वल टू कितना हो गया 34, यानी A प्लस 60 इक्वल टू 34, समीकरण 1। फिर ए 7वां 12वां पद कितना हो गया 64, तो ए प्लस 11d बराबर 64, समीकरण 2। तो समीकरण 1 तथा 2 से ए प्लस 6d बराबर 34, ए प्लस 11d बराबर 64, 1 2
तो ये माइनस में कर देते हैं, यानी समीकरण 1 माइनस 2, तो ये कितना हो गया 6 5 11 0 3 6, तो डी बराबर कितना हो गया 6। अब समीकरण 1 में डी का मान रखने पर तो a + 6d = 34, a की जगह नहीं मालूम 6 × 6 = 34, 34 माइनस 36, तो a बराबर -2। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है a 10 बराबर, तो a + 9d, तो -2 + 9 × 6, तो कितना हो गया -2 × 6 = 54, तो आंसर हो गया 52। इस तरह से हम लोगों ने देखा 16 भी बन गया। अब था इसी में क्या प्रॉब्लम, 17 का 3 और 4, 17 का 3 और 4, सत्रह का 3 नंबर देख रहे हैं, कह रहा है कि n के किस मान के लिए AP के 2 AP का nवां पद समान है। चलो ठीक है, पहला AP दे दिया AP 24 20 16 12 ... दूसरा AP क्या दिया है, दूसरा AP -11 -8 -5 -2 ... तो A बराबर 24, D बराबर 20 - 24 यानी -4, A बराबर -11, D बराबर -8 -11 -8 + 11 यानी 3। अब प्रश्न से AN बराबर AN यानी कि 24 + n-1 × D के जगह कितना हो गया -4 बराबर -11 + n-1 × 3। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, n का वैल्यू निकालना है, n किस मान के लिए n का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 24 - 4n + 4 बराबर -11 + 3n - 3, तो 24 4 28 -4n -14 + 3n। आपस में इसको एक्सचेंज करें, 14 को अगर इधर ले आते हैं तो 28 + 14 माइनस में है, और 3n माइनस है उधर तो 4n। तो इस तरह से 28 और 14 कितना हो जाएगा, 32 × 10 = 42, 42 बराबर हो गया 3n, ये 14 बार में जाएगा यानी n बराबर 14। तो यही है 17 का 3। तो इस तरह हम लोगों ने देखा, लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक ये दिख रहा है, 3n + 4n 7n होना चाहिए यहाँ पे, और ये 6 7 42 6, तो n का वैल्यू कितना हो गया 6। अब हम लोग को A6 भी निकालना है, तो A + क्या हो जाएगा 5। तो हम लोगों ने देखा n का वैल्यू जो है 6 निकल चुका है। अब रहा बात A6 निकालने का, तो A + 5D, A का वैल्यू 6। अब D का वैल्यू जो है, सॉरी A का वैल्यू जो है 24, अगर इसको लेके चलते हैं तो, और D का वैल्यू 5, तो 5 × -4 यानी 24 - 4 20। या इसमें हम लोग चाहें तो उसका वैल्यू भी रख सकते हैं कि A6 बराबर A + 5D, A बराबर -11, 5 × D का वैल्यू कितना हो गया, तो
तो 3, तो -11 + 15 यानी 4। तो इस तरह से हम लोग देखें क्या कि हम लोगों को 17 का 3 नंबर हो गया। और आज का आखिरी सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, और आखिरी ही नहीं बल्कि इस चैप्टर का भी आखिरी सवाल है। ये आज का ही नहीं, इस चैप्टर का भी आखिरी सवाल ये है 17 का 4 नंबर सवाल। इसमें सवाल ये कहा जा रहा है 17 का 4 नंबर में कि 63, 65, 67, 63, 65, 67 ... और दूसरा एपी है 3, 10, 17, 3, 10, 17 ... तो ए बराबर 63 वैसे ही बनना है, डी बराबर 65 माइनस 63 यानी 2। तो ए एन बराबर, अच्छा चलो डायरेक्ट रखना है तो चाहे तो एक ऐसा करता है, ऐसे लिख देते। ए एन बराबर क्या हो गया, ए प्लस एन नहीं मालूम, आ प्लस डी इंटू 2 यानी 63। इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से बना रहे हैं, 2n + 61 समीकरण 1। इसमें a बराबर 3, d बराबर 10 माइनस 3 यानी 7। तो इसमें भी a n निकाल लेते हैं, a + n - 1 इंटू डी। a की जगह 3, n नहीं मालूम और d की जगह 7। तो 3 + 7n - 7 यानी 7n - 4 समीकरण 2। तो प्रश्न से समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 यानी 2n + 61 बराबर 7n - 4। तो 61 + 4 बराबर 7n - 2n, 65 बराबर 5n 13। तो n बराबर कितना हो गया, 13। अब हम लोग को A13 का वैल्यू भी निकालना होगा इसके हिसाब से। तो A13, तो A + 12d। अगर A इधर वाला रखते हैं तो 63 + 12 × 2, तो 63 + 24, 4, 3, 7, 6, 2, 8। और अगर इधर वाला रखते हैं तो A13 बराबर A + 12d यानी A हो गया 3, 12 × 7, 3, 12, 7, 84, 3, 87। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि 5.2 पूरी तरह से मैंने ईच एंड एवरी सवाल को टच किया है, यहाँ तक कि आपके जो प्रॉब्लम थे, और कुछ प्रॉब्लम तो मुझे लग रहा है कि शायद रिपीट हो गया होगा बताने के क्रम में, तो मैंने सारे प्रश्नों का आपको जवाब दिया है। अब आप क्या करना है कि अब आप एक बार 5.1 और 2 को एक बार फिर से NCERT केसी सिन्हा, और अगर आप चाहें तो अन्य किसी प्रकाशन का जैसे RS अग्रवाल या इत्यादि किसी प्रकाशन का भी बना सकते हैं। और अब फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछे, मैं उसका जवाब आपको वीडियो के मार्फत से दूंगा। और अगला जो चैप्टर होगा, अगली जो क्लास होगी 5.3 का होगा। इसमें हम लोगों को 5.4 तक चैप्टर पढ़ना है, यानी 2 लेसन और पढ़ना है, और इसके साथ ही हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समाप्त होगा। और ये लगभग इससे 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 10 नंबर के लिए पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में। तो आप लोग आसानी से बनाएं, प्रैक्टिस करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, परिवार के साथ रहें। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपका परिवार अभी तो सुरक्षित है ही, और आने वाले दिन में भी सुरक्षित रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।